अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं, एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोस है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेज हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे, भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो, वो सब मैं सॉल्व करता हूं। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम यहाँ पर 18 नवंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी ख़राब चल रही थी, पर अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, इसलिए फिर रिकॉर्ड जो है मैं अभी शाम को कर रहा हूँ। तो आज हम 18 नवंबर के जो आर्टिकल्स है, एडिटोरियल्स है, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पर आपको मयूर मुगरे सर्च करना है और वहाँ पर आप फॉलो कीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो अपडेट्स, एमएम एकेडमी के जो वीडियो अपडेट्स होते हैं वो भी, उसी के साथ साथ आपको जो पीडीएफ है सभी लेक्चर्स की वो भी मिल जाती है। कौन बनेगा आया सीरीज़ जो एक्सक्लूसिवली जो वीडियोस है वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलते हैं। करंट अफेयर सभी उसमें एमसीक्यू फॉर्म में कवर किए जाते हैं। उसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो टेलीग्राम पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है, तो इसलिए फॉलो ज़रूर कीजिए। मयूर मुगरे सर्च कीजिए और फॉलो कीजिए। आइए यहाँ पर मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। ये जो कंट्री है, कंट्री कौन सी आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आइए सबसे पहले एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। तो एक्सप्लेन सेक्शन में हमें यहाँ पर आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में देखने को मिल रहा है। मतलब जो आर्टिकल 32 है ये क्या है, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, एडिटोरियल है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे कि ये वाला अगर आप देखोगे तो ये वाला जो एडिटोरियल है, द लॉर्डशिप एंड मास्टर्स, ये भी थोड़ा बहुत इसी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर आर्टिकल 32 क्या है ये आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। ये स्टैटिक पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है। अगर आप कौन बनेगा करोड़पति देखते हो तो कल ही जो केबीसी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अंबेडकर साहब है उन्होंने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहा था। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की जो हम बात करते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी अगर हम आइडियाज़ पेज और एडिटोरियल पेज देखते हैं तो ये जैसा मैंने आपको कहा, ये वाले एडिटोरियल में भी उसकी कुछ छवि हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ ये वाला जो एडिटोरियल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में देखेंगे। और ये वाला जो एडिटोरियल है ये हमने बहुत बार कवर किया हुआ है। शॉर्ट में दो बहुत ही अच्छे सोल्यूशन यहाँ पर बताया गया है, तो इन सोल्यूशन को हम शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हेल्दी मटेरियल आज हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एमएम एकेडमी ऐप को अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। वहाँ पर आपको मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो है वो बनाए जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स 2 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो ज्योग्राफी है वो चल रहा है, एथिक्स चल रहा है, जो इकोनॉमी है वो आने वाला है, एनवायरमेंट आने वाला है। तो बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, तो आराम से आप जो लेक्चर्स है उनको एंजॉय कर सकते हो। आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं आर्टिकल 32 एंड सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए न्यूज़ क्या चल रही है। तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट बेंच जो हेड किया जा रहा था जस्टिस ऑफ इंडिया ऐसे बोबड़े के द्वारा, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट इट इज ट्राइंग टू डिस्करेज इंडिविजुअल्स फ्रॉम फाइलिंग पिटिशंस अंडर आर्टिकल 32। मतलब आर्टिकल 32 जो है इसके तहत जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो पिटिशंस फाइल करते हैं, क्योंकि हमें रीड जो है वो देखने को मिलती है। हेबियस कॉर्पस बोलिए, मैंडेमस बोलिए, अलग अलग रीड्स हमें देखने को मिलती है जो आगे आपको पता चलेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्करेज जो है वो करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको अरेस्ट किया गया, जिनको डिटेन किया गया। तो ऐसे सिनारियों में कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर उसे डिटेन किया जाता है तो हीबियस कॉर्पस जो है वो इशू कर सकता है कि हीबियस कॉर्पस जो है वो मुझे करना है, जिससे कि क्यों डिटेन किया जा रहा है, क्या रीज़न है डिटेन करने के पीछे, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें यहाँ पर हमें जो पर्सपेक्टिव है वो मिल सकता है। और उसी के साथ साथ मैंडेमस होता है, सर्चररी होता है, वो सारी चीज़ें हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए आर्टिकल 32 ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा तो उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल रही है तो फिर उबड़ी उबड़ी इंफॉर्मेशन क्यों ले, तो डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं। अब आप सभी को पता है कि जो MM एकेडमी है उस पर पॉलिटी का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल हो चुका है, कंप्लीटली अवेलेबल है, मतलब सभी लेक्चर्स MM एकेडमी ऐप पर आपको देखने को मिलेंगे पॉलिटी के। तो उसी में हमें आर्टिकल 32 जो है उस पर भी एक वीडियो देखने को मिलता है। तो अब उसी वीडियो का यहाँ पर मैं जो पार्ट है वो प्ले करूँगा, आर्टिकल 32 जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसी के साथ साथ जितने भी रीड्स है वो मैं वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब आपको जो वीडियो दिखाई देगा वो है MM एकेडमी ऐप के पॉलिटी सीरीज़ का, जिसमें आर्टिकल 32 पूरी तरीके से कवर किया गया है, जिससे कि आपको पूरा पर्सपेक्टिव जो है वो पता चल जाएगा, और ये जो एडिटोरियल है इसमें से भी आपको सारी चीज़ें वहाँ पर पता चल जाएगी। आइए देखते हैं। अब देखिए हमने फंडामेंटल राइट्स के अब तक 30 आर्टिकल्स देख लिए हैं। अब इन 30 आर्टिकल्स में हमें क्या देखने को मिला है कि डिक्लेरेशन कि यहाँ पर हमारे पास इतने अधिकार है, जो सरकार है वो ये नहीं कर सकती है, सरकार वो नहीं कर सकती है, सरकार हमसे ये आज़ादी नहीं छीन सकती है, सरकार हमें वो देना चाहिए, सरकार ने हमारे लिए ये करना चाहिए, इंडिविजुअल के तरफ से ये नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है कि फंडामेंटल राइट्स की इसमें हमें जितने भी अधिकार मिले हैं अब तक सिर्फ डिक्लेरेशन हमने देखा है ना। लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन जो है वो मीनिंगलेस रहेगा, यूजलेस रहेगा, वर्थलेस रहेगा जब तक कोई इफेक्टिव मशीनरी जो है उसके एनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड ना की जाए। मतलब अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो फिर क्या किया जाए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर हो गया तो क्या करना, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है, तो यही चीज हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलती है। फॉर से एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जैसे मोदी जी बोल रहे हैं मित्रों गरीबी हटाएंगे, तो यहां पर गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। अब यहां पर गरीबी हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन करने से होगा क्या, ये भी तो पता होना चाहिए कि कैसे गरीबी जो है वो कैसे हटाई जाएगी। तो यहाँ पर सनी पाजी जो है पूछ रहे हैं कैसे, तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो बता रहे हैं कि गरीबों को हटाकर तो यहाँ पर जो मोदी जी है वो क्या बता रहे हैं कि गरीबी हटाना है, ये एक डिक्लेरेशन हो गया, लेकिन कैसे हटाना है ये क्या हो गया, ये उसका एनफोर्समेंट हो गया कि हम एनफोर्स कैसे करने वाले, इंप्लीमेंट कैसे करने वाले हैं गरीबी हटाने के लिए, है ना। सेम उसी तरीके से अब यहाँ पर हमारे संविधान में बोला तो गया है कि अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। फंडामेंटल राइट किसी का भी वायलेट होता है तो फिर करारा जवाब मिलेगा। हवा में थूकने वाले को ये पता नहीं है कि थूक पलट कर उसी पर गिरेगा, लेकिन इन्फोर्समेंट कैसे होगा, है ना, कैसे यहाँ पर करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। तो उसी में यहाँ पर पता चलता है कि कोर्ट जो है उसमें जाकर जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहा है कि भैया मेरे पास आकर, और ये चीज कहां पर है, जैसे सनी पाजी पूछ भी रहे हैं कि ये कहां लिखा हुआ है कि मैं आपके पास आ सकता हूं अगर हमारा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि हमारे संविधान में आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है। मतलब समझ रहे हो आप आर्टिकल 32 कितना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पर्चियां हमको मिल गई है, आर्टिकल 30 तक सारी पर्चियां मिल गई है कि तुम्हारे पास यह अधिकार है, तुम्हारे पास यह अधिकार है, लेकिन उसे एनफोर्स करना ये आर्टिकल 32 के तहत हमें देखने को मिलता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। अब यहां पर जब हम देखते हैं आर्टिकल 32 को, तो आर्टिकल 32 जो है वो राइट टू रेमेडीज कन्फर करता है, एनफोर्समेंट यहां पर देता है फंडामेंटल राइट्स को अग्रीव्ड सिटीजन के लिए। मतलब अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मुझे कहां पर देखना होगा कि मैंने क्या करना चाहिए, आर्टिकल 32 में देखना होगा कि मैंने क्या करना चाहिए। तो राइट टू गेट द फंडामेंटल राइट ये प्रोटेक्टेड है फंडामेंटल राइट में ही। मतलब यहां पर क्या है कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है उसे प्रोटेक्ट जो किया हुआ है वो भी मेरा एक फंडामेंटल राइट है। इसी वजह से जो अंबेडकर साहब है उन्होंने आर्टिकल 32 को मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कहा है हमारे संविधान का,
और उन्होंने कहा है कि एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी नलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नल रहता था अगर ये आर्टिकल इंट्रोड्यूस ना किया जाता। उसी के साथ साथ जो आर्टिकल 32 है, इट इज वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। तो कितना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32, ये इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हो। अब यहां पर जब हम देखते हैं आर्टिकल 32 के बारे में, तो आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक फीचर में भी रखा गया है। बेसिक फीचर मतलब क्या है कि जैसे हमारे शरीर का जो बेसिक फीचर हम डिटेल में देखने वाले हैं, सेपरेट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जैसे मेरे शरीर का बेसिक फीचर क्या है, हड्डियां है ना, खून, ये अगर निकाल लिया जाए तो भी मेरा शरीर बचेगा नहीं बचेगा, मतलब ये एक बेसिक फीचर है ना। तो उसी तरीके से कुछ बेसिक फीचर दिए हुए हैं, अगर वो उसमें से निकाल लिए जाए तो संविधान जो है वो बिना फीचर का रहेगा। तो इसीलिए ये कुछ बेसिक फीचर है जो आप संविधान से नहीं हटा सकते हो एट एनी कॉस्ट, पार्लियामेंट नहीं हटा सकते, कोई नहीं हटा सकता है। और ये आर्टिकल 32 जो है ये बेसिक फीचर है हमारे संविधान का। अब इसमें हमें 4 प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है। तो इसमें पहला प्रोविजन आता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट होता है तो आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मेरा फंडामेंटल राइट जो है वायलेट होता है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता हूँ। घर में चोरी हुई है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? जी नहीं, हमें पहले जो निचली अदालत है उसमें जाना पड़ेगा, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें जाना पड़ेगा, फिर उसमें अगर कुछ होता है तो फिर हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे हम खटखटा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं। और उसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है उसके पास ये पावर है कि वो जो रिट्स है या फिर ऑर्डर्स है या फिर डायरेक्शन है वो यहां पर इशू कर सकती है, जिससे कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है वो एनफोर्स कराया जा सके। मतलब क्या है, मतलब ये है कि ऐसा होता है ना कि हमें बोला जाता है कि आप यहाँ पर एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, एडमिशन जो है आपकी हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में एडमिशन कराने के लिए हमें कॉलेज में जाना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। तो ये उसी तरीके का है कि हमारे संविधान में यहाँ तो बोला गया है कि फंडामेंटल राइट आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, वायलेट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वायलेट हो गया फिर हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर वो एनफोर्स कर सकता है कि हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सेफ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे हम वहां पर जाते हैं वैसे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि आली रे आली अब माझी बारी आली। अब यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, पार्लियामेंट जो है उनको ये एम्पावर किया गया है कि पार्लियामेंट किसी और कोर्ट को भी, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि अनदर कोर्ट, मतलब पार्लियामेंट जो है वो किसी और कोर्ट को भी जो डायरेक्शंस है वो इशू कर सकती है, ऑर्डर्स है ना, किसी भी काइंड के जो ऑर्डर्स है उसे रीड करने के लिए। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारा अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और भी अगर हमें जाना ही हो तो हम हाई कोर्ट जो है वहां भी जा सकते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट है उसके पास ये अधिकार है कि और किसी कोर्ट को भी वो यहाँ पर एम्पावर कर सकती है कि भैया तुम यहाँ पर जो ऑर्डर है, डायरेक्शन है, रिट्स है, तुम यहाँ पर इश्यू कर दो। यहाँ पर जो रिट्स लिखा हुआ है ये रिट्स नहीं है, ये है रिट्स। क्लियर है, रिट्स क्या हम आगे देखने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, जो पार्लियामेंट इशू कर सकती है दूसरे कोर्ट को, तो क्या हाई कोर्ट को कर सकती है क्या? जी नहीं, हाई कोर्ट को नहीं कर सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट के पास एक पावर है रिट्स इशू करने की एज पर आर्टिकल 226। इसी भी हम रिफाइन करके समझेंगे, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि पार्लियामेंट जब किसी और कोर्ट को, जब किसी और अदालत को एम्पावर करती है तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकती है और हाई कोर्ट नहीं हो सकती है। क्लियर है। उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या है कि जो राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट है, जो हम यहाँ पर आज पर आर्टिकल 32 हम मूव कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वहां पर, तो ये यहाँ पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता है जब तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी तरफ से कोई चीज प्रोवाइड नहीं की जाए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो यहाँ पर सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू कोर्ट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो बोला गया है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड ना किया जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोवाइड किया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो स्पेंड नहीं, सस्पेंड, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं राइट टू मूव टू एनी कोर्ट, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है उसके एनफोर्समेंट के लिए। कब?
कभी भी क्या अपने मन में आ गया नहीं यार आज मेरा मन कर रहा है कोई भी फंडामेंटल राइट जिनका वॉयलेट हो रहा है ना, आज मेरा बर्थडे, आज जिनका भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है ना, वो कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, मैं एनफोर्समेंट खारिज कर रहा हूँ, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं। हमारे इसमें दिया गया है कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी जब रहेगी उस टाइम पर एज पर आर्टिकल 359, जब नेशनल इमरजेंसी देखेंगे तब और अच्छी तरीके से इसे देखेंगे, तो सिर्फ तब जो राष्ट्रपति है वो एनफोर्समेंट जो है इसका वो खारिज कर सकते हैं कि कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर ना जा सके। यहां तक क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन्स। बट ऑब्वियस है कि जैसे बच्चा होता है तो बच्चा अगर कुछ उसके साथ गड़बड़ हो जाती है, अगर उसका दोस्त जो है उसके साथ उसका झगड़ा हो जाता है, या फिर स्कूल में उसका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, टीचर ने अगर उसे मार दिया, तो रोते हुए कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? अपने पेरेंट्स के पास जाएगा। उसी तरीके से हमारा अगर फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो हम कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है एज अ डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब यहाँ पर जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल और वाइड इसका ज्यूरिसडिक्शन हमें देखने को मिलता है। ओरिजिनल का मतलब क्या है? ओरिजिनल का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप और आपके छोटे भाई या बहन आपका झगड़ा हो गया। अब आपने आपके छोटे या छोटी बहन को पेल दिया, मतलब मार दिया, एक हाथ थप्पड़ मार दिया। अब अगर वो रोते हुए आपकी मदर के पास गए और आपकी मम्मा को बोला कि देखो इसने मेरे को मारा है, और आपकी मम्मा आई और फिर आपको वहां पर डांटना शुरू कर दिया, मतलब क्या हुआ है? मतलब आपके छोटे भाई या बहन ने अपील की है मम्मी के पास, है ना, अपील की है और उसके बाद मम्मी ने रिएक्ट किया है। अगर ऐसा हो कि आपके छोटे भाई या बहन के साथ झगड़ा हो जाए और आपने एक थप्पड़ जो है वो मार दी और वो आपकी मम्मा के पास गया नहीं, लेकिन मम्मा खुद से आपको डांटना शुरू कर दी, तो ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और अगर अपील की जाती है उसे कहा जाता है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब हाई कोर्ट में हारकर हमें अपील नहीं करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, तो वो होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर वाइड ज्यूरिसडिक्शन भी है, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो हम जा सकते हैं और अपील के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है। वाइड ज्यूरिसडिक्शन किस तरीके से है? तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ ऑर्डर या डायरेक्शन तक, लेकिन यहाँ पर रिट जो है वो भी इशू किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना रीट 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 आ रहा है, क्या है ये रीट, क्या है ये? तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, रिलैक्स रिलैक्स। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि फंडामेंटल राइट जो गारंटीड किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा वो एनफोर्स किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और कोई अधिकार इसके तहत नहीं आ सकते हैं। मतलब कि अगर आपका किसी ने बटवा मार लिया तो आप एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा नहीं सकते हो कि ये मेरे पास अधिकार है, देखो मेरे को मेरा बटवा चोरी हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है। सिर्फ फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होते हैं तो सिर्फ तभी आप एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। जैसा कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसने मेरी चॉकलेट खाई है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, तो भैया पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है। डायरेक्टली एज पर आर्टिकल 32 आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्लियर है? अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल और वाइड ज्यूरिसडिक्शन तो है, यहां तक सब समझ में आता है, लेकिन क्या एक्सक्लूसिव है? एक्सक्लूसिव मतलब क्या है? जैसे आप देखते हैं न्यूज चैनल पर कभी कभार कोई अगर वीडियो दिखाया जा रहा है तो एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल, मतलब क्या है कि वो और किसी चैनल पर ये फुटेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो रिट्स इशू करने का अधिकार है क्या ये एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी कोर्ट के पास नहीं है? तो जी नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाता है। ओरिजिनल है, वाइड है, यहां तक हम समझ रहे हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव क्यों नहीं है? क्योंकि हाई कोर्ट के पास है एज पर आर्टिकल 226, तो एज पर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास भी अधिकार है, एज पर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने रूल किया है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो केस में आप हाई कोर्ट में जा सकते हो तो पहले आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और उसके बाद आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हो। लेकिन होता क्या है कि अगर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जा रहे हो तो आपका अधिकार है एज पर आर्टिकल 32 आप जा सकते हो, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा क्यों आप हाई कोर्ट में नहीं गए थे। क्लियर है? अब यहाँ पर हम आते हैं रीट्स पर। तो फाइनली हम जो तब से सुन रहे हैं रीट्स रीट्स रीट्स, और फाइनली हम यहाँ पर रीट्स पर आते हैं और देखते हैं कि एज पर आर्टिकल 32 कौन से रीट्स इशू किए जा सकते हैं। तो इसमें हमें
देखने को मिलता है सबसे पहले तो कि जो रिट्स है ये बोरो किया गया है इंग्लिश लॉ से, जहां उन्हें प्रेरोगेटिव रिट जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ पर हमें कौन कौन से रिट्स देखने को मिलते हैं, तो हिबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोररी और को वारंटो। तो इन तरीके के हमें रिट जो है वो देखने को मिलते हैं। आप सोचोगे तो नाम तो अलग ही दिख रहे हैं भाई साहब, ये तो मतलब कभी सुने ही नहीं जिंदगी में। तो अब यहाँ पर सुन रहे हैं ना, यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से एक एक जो रीट है उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये रीट पर कैसे आते हैं, तो आपको सीधे फीचर जो है वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो फीचर पूछा जाता है कि जो रीट है ये क्या सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो सकता है या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि किस लिए होता है। तीसरा सवाल जो फैक्चुअल आ सकता है कि इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टली कोई कोई ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में डायरेक्टली मीनिंग पूछा जाता है, तो मीनिंग भी कभी कभार आ जाता है। उसी के साथ साथ ये पूछा जा सकता है कि कुछ इसमें ट्रिकी क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फिर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे भी ट्रिकी आ सकते हैं। तो सभी पर्सपेक्टिव से हम एक एक रीट को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर उससे पहले सवाल आपके मन में आना चाहिए कि जो रीट है ये इश्यू कौन कर सकता है। अब आप सोचोगे अभी तो हमने देखा है यार सुप्रीम कोर्ट के पास आप जा सकते हो, तो क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं एज पर आर्टिकल 32? जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पास तो जा सकते हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ एज पर आर्टिकल 226 हम हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं, है ना, हमने देखा हुआ है। और उसी के साथ साथ पार्लियामेंट, जैसा हमने पहले भी देखा था और मैंने कहा है आपसे कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, पार्लियामेंट जो है उनके पास ये पावर है कि किसी और कोर्ट को, ये दो कोर्ट छोड़कर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकते हैं कि वो रिट जो है वो इश्यू कर सके। अब यहां पर 1950 के पहले सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जो है उनके पास पावर थी रिट्स इश्यू करने की। अब देखिए, जब तक ब्रिटिश ने राज किया था तब तक तीन जो प्रोविंसेस है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे। वो कौन से हैं, नीचे से शुरुआत करें तो मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। अब यहाँ पर मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता जो है, इसीलिए वहां पर उनकी हाई कोर्ट को ये पावर थी कि रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब सभी हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट जो है वो इशू कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि दोनों की जो रिट्स इशू करने की पावर है, हाई कोर्ट की और सुप्रीम कोर्ट की, क्या ये दोनों सेम है? तो जी नहीं, सेम नहीं है। अब देखिए, आर्टिकल से ही पता चलता है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है 32, ये हमें फंडामेंटल राइट्स में देखने को मिलता है। और जो हाई कोर्ट का आर्टिकल है 226, क्या ये फंडामेंटल राइट में आता है? जी नहीं, फंडामेंटल राइट तो 35 पर खत्म हो जाता है, 226 फंडामेंटल राइट के बाहर आता है। तो ऐसे सिनारियो में कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या डिफरेंस है इन दोनों में, ये भी जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, मेंस में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डिफरेंस क्या है। प्रीलिम्स में तो कई बार पूछा गया और पूछा भी जा सकता है। तो यहाँ पर दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट्स इशू कर सकता है ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट है ना, अगर वो वायलेट होता है तो सिर्फ उसी के लिए रिट्स इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट जो है वो यहाँ पर रिट्स हो गया है हर जगह, यहाँ पर रिट्स चाहिए, ठीक है। रिट्स इशू कर सकता है सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए ही नहीं, तो बाकी अदर पर्पस जो है उसके लिए भी। अब यहाँ पर अदर पर्पसेस ये क्या है, तो ये फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है ऑर्डिनरी लीगल राइट्स के लिए भी। जो ऑर्डिनरी लीगल राइट्स है उसके लिए भी हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर हमें देखने को मिलता है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर हाई कोर्ट जो है ये इसमें बाजी मार लेता है। मतलब हाई कोर्ट का यहाँ पर वाइड पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलता है, किसी फंडामेंटल राइट नहीं तो बाकी जो राइट्स है उनके लिए भी, ऑर्डिनरी लीगल राइट जो है उनके लिए भी इशू कर सकता है रिट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकते हैं अगेंस्ट अ पर्सन या गवर्नमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर इंडिया की टेरिटरी अगर देखें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जितनी भी भारत की टेरिटरी है सभी तरफ यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इश्यू कर सकता है किसी इंडिविजुअल के लिए या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। लेकिन जब हम हाई कोर्ट की बात करते हैं, बट ऑब्वियस है हाई कोर्ट का टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन जो है वो स्टेट तक का होता है, या फिर स्टेट तक का नहीं तो जितना भी उसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ उसमें उसकी पावर होती है। और इसीलिए जो हाई कोर्ट है वो रिट्स इशू कर सकता है पर्सन के अगेंस्ट में जो रिसाइड कर रहा है वहां पर उस स्टेट में, उस पर्टिकुलर उसकी ज्यूरिसडिक्शन में, या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जिसकी अथॉरिटी जो है वो लोकेटेड है उसकी टेरिटरी में। मतलब फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो कर रहा है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट में करेगा, या फिर महाराष्ट्र में जो रिसाइड कर रहा है उसके अगेंस्ट में करेगा। और अगर इन केस कोई इंसान बाहर रह रहा है महाराष्ट्र के और उसके लिए भी उसको इशू करना है
तो उसका जो एक्ट है वो उस स्टेट में रहना चाहिए। मतलब तो यहाँ पर ये जो चीज है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर रिट्स आउटसाइड इस टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन करना है तो कॉज ऑफ एक्शन जो है वो उसकी टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में ही होना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल कि कोई एक समझ लीजिए क्रिमिनल है, ठीक है, उसने यहाँ पर महाराष्ट्र में अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट किया है और फिर वो चला गया, वो तो चला गया अपने स्टेट, फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मध्य प्रदेश में चला गया, यूपी में चला गया, बिहार में चला गया, अरुणाचल प्रदेश में चला गया, कहीं भी चला गया। अब यहाँ पर एक्शन जो है, जो फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है महाराष्ट्र में, है ना, मतलब उस हाई कोर्ट की टेरिटरी में। इसीलिए उस इंसान के अगेंस्ट में, भले वो स्टेट के बाहर हो, लेकिन उस इंसान के अगेंस्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो इशू कर सकता है। समझ में आ गई ये चीज। तीसरी चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। जो ज्यूरिडिक्शन है उसका, जो रीट ज्यूरिडिक्शन है, यहाँ पर रेट हो गया, रीट ज्यूरिडिक्शन जो है वो यहाँ पर वॉयलेट मतलब रिफ्यूज नहीं कर सकता है एज पर आर्टिकल 32, क्योंकि 32 आर्टिकल जो है ये खुद में एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट में नहीं आता है, 226 में आता है। इसलिए वो बोल सकता है कि भैया मेरे को रिफ्यूज करना है, मेरे को ये फंडामेंटल रीट इशू भी नहीं करना है, करना ही नहीं है, ऐसा यहाँ पर ये जो हाई कोर्ट है वो बोल सकता है। तो ये डिफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के रिट्स में और हाई कोर्ट के रिट्स में। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक जो रीट्स हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमें यहाँ पर देखने को मिलता है हीबियस कॉर्पस। हीबियस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी ऑफ। देखिए डायरेक्टली जो मैं बोलता हूँ ना कि डायरेक्टली मीनिंग पूछ लिया जाता है, तो हीबियस कॉर्पस जो है उसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी ऑफ। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो डिटेन किया जाता है किसी इंसान को, तो उसके लिए हीबियस कॉर्पस इस्तेमाल किया जाता है। वाइडली इस्तेमाल हीबियस कॉर्पस हमें देखने को मिलता है। फॉर से कि यहाँ पर जो इंसान है, यहाँ पर आपको इंसान जो है वो नजर आ रहा है, तो ये इंसान है, इसका फंडामेंटल राइट है, सभी के फंडामेंटल राइट है, तो इसका भी फंडामेंटल राइट है। बाकी सरकार जो है उन्होंने इसे डिटेन कर दिया, अब ये हो गया डिटेन। अब डिटेन होने के बाद क्या हो सकता है, तो इसके जो रिलेटिव्स है या फिर फ्रेंड्स है ये अब यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि ये जो है रिलेटिव ये बोल रहे हैं अच्छा मायला डिटेन काय को किया, यहाँ पर डिटेन काय को किया तुमने, मेरे को ये बताओ। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या हो सकता है कि फंडामेंटल राइट, क्योंकि राइट टू लिबर्टी, यहाँ पर लिबर्टी आजाद रहना ये उसका अधिकार है। अब जब उसे डिटेन किया गया है तो उसका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है। फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो क्या कर सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा, और यहाँ पर अगर यहाँ पर जो डिटेंशन है वो इलीगल पाया जाता है तो उसे फ्री कर दिया जाएगा, और अगर डिटेंशन जो है वो लीगल पाया जाता है तो उसे डिटेन ही रहने दिया जाएगा। उसके अगेंस्ट में हीबियस कॉर्पस इशू हो सकता है क्या, जी नहीं, यहाँ पर हीबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता है। यहाँ पर हीबियस कॉर्पस इशू हो सकता है अगर डिटेंशन जो है वो इलीगल तरीके से हुआ होगा। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। तो गब्बर सिंह, आपने शोले मूवी अगर देखी होगी, तो जो गब्बर सिंह है उन्होंने इनको डिटेन कर दिया। अब यहाँ पर जब डिटेन किया हुआ है तो क्या यहाँ पर ये कोर्ट में जा सकते हैं, जो धर्मेंद्र साहब है क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि ये तो सरकार नहीं है ना, ये तो प्राइवेट इंडिविजुअल है। तो क्या प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी कोर्ट में जा सकते हैं, तो जी हाँ। जो हीबियस कॉर्पस है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में तो होता ही है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है इशू किया जा सकता है बोथ पब्लिक अथॉरिटी उसी के साथ साथ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि रीट्स कब इशू नहीं किए जा सकते हैं। तो रीट्स इन सब केसेस में इशू नहीं किए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, अगर डिटेंशन जो है वो लॉफुल हो, उसको जो डिटेन किया गया है वो सही हो, तो वहां पर हीबियस कॉर्पस लागू नहीं होगा। उसी के साथ साथ जो प्रोसीडिंग्स है वो कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर या फिर कोर्ट के लिए हो, मतलब जो लेजिस्लेचर है उसका अगर अपमान हुआ हो या फिर जो कोर्ट है उसका अगर अपमान हो, तो उसके अगेंस्ट में अगर प्रोसीडिंग्स हो तो उसके लिए भी हीबियस कॉर्पस लागू नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ डिटेंशन अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा किया गया हो, मतलब कोई कॉम्पिटेंट कोई सही कोर्ट है उसके द्वारा अगर डिटेंशन हुआ हो, तो उनके लिए भी हीबियस कॉर्पस इशू नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ डिटेंशन अगर कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन के ही बाहर हो, है ना, कोर्ट के अगर ज्यूरिडिक्शन के ही बाहर हो, तो वहां पर भी हीबियस कॉर्पस जो है वो इशू नहीं हो सकता है। तो ये 4 कंडीशंस आपको पता रहनी चाहिए। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए में से कौन कौन सी कंडीशंस में हीबियस कॉर्पस रीट इशू नहीं की जा सकती है। तो चलिए अब नेक्स्ट रीट पर बढ़ते हैं। ये हमें देखने को मिल रहा है मेंडेमस। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है मेंडेमस मतलब मैंडेटरी। यहाँ पर वी कमांड, यहाँ पर कमांड जो है वो दी जा रही है। तो बेसिकली क्या है, ये कमांड इशू की जाती है कोर्ट के द्वारा, किसके लिए, पब्लिक ऑफिस के लिए। क्यों की जाएगी, पब्लिक ऑफिस को क्यों की जाएगी जो कमांड है वो, या फिर जो मैंडेटरी चीज है वो क्यों की जाएगी,
कि वह तुम अपनी जो ड्यूटी है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी ड्यूटी पूरी करने में फेल हो रहे हो या फिर अपनी ड्यूटी करने से रिफ्यूज कर रहे हो, ऐसे सिनारियो में तुमको मैंडेटरी है कि तुम अपनी ड्यूटी पूरी करो और ऐसे सिनारियो में यहाँ पर मैंडेमस जो है वो इशू किया जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मोदी जी है, मोदी जी ने बोल दिया मित्रों सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है वो डाले जाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, वहां पर सरकार ने एक वादा कर दिया है कि सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए जो है जमा कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर लोगों के अकाउंट में पैसे जो है वो जमा हुए नहीं आए रे बाबा। तो अब ऐसे सिनारियो में क्या होगा, कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा और यहाँ पर सरकार जो है उनको बोलेगा कि भैया करो, मैंडेटरी है, तुमने बोला था, तुम यहाँ पर रिफ्यूज कर रहे हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, है ना। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज भी आती है कि इशू किया जा सकता है अगेंस्ट एनी पब्लिक बॉडी या फिर कॉर्पोरेशन या फिर इंफीरियर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल या फिर गवर्नमेंट। तो ये चीजें जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं किस किस के अगेंस्ट में लागू होता है। तो मैंडेमस क्यों होता है, अगर उसकी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करने से रिफ्यूज कर दे या फिर फेल हो जाए उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से। अब और एक एग्जांपल के थ्रू मैं अगर आपको बताऊं तो आपने बाहुबली 2 अगर मूवी देखी होगी, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा है ना। तो कटप्पा जो है उसको जब मारने के आदेश दिए जाते हैं कि आपको बाहुबली को मारना है, वो मना कर देता नहीं मेरे से नहीं होगा यार, बाहुबली को थोड़ी नहीं मारना है। तो उसके अगेंस्ट में मैंडेमस इशू हो जाएगा कि तुमको मारना ही पड़ेगा, मैंडेटरी, रिफ्यूज नहीं कर सकते अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर रणवीर सिंह है। अब रणवीर सिंह जो है उन्होंने अगर दीपिका पादुकोण को बोल दिया कि मैं तुम्हारे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, यहाँ पर उन्होंने वादा कर दिया, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद चांद तारे जो है वो तोड़ नहीं ला पाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो दीपिका पादुकोण है, क्या वो बोल सकती है कि मैं कोर्ट में जा रही हूँ, तुमने वादा किया था तुम नहीं कर पा रहे हो, मैंडेमस तुम्हारे अगेंस्ट में इशू करवाऊंगी? हो सकता है क्या? नहीं। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो मैंडेमस है वो इशू नहीं हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पर रिट जो है वो किसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो प्राइवेट इंडिविजुअल हो या कोई बॉडी हो, प्राइवेट बॉडी, उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके अगेंस्ट में भी यहाँ पर नहीं हो सकता है, जो स्टेट गवर्नर है उनके अगेंस्ट में भी नहीं हो सकता है। उसी के साथ साथ जो डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, ध्यान दीजिएगा ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसी नहीं लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन हो उसके एनफोर्स के लिए जो कि स्टैट्यूटरी फोर्स पजेस ना करती हो, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट से कनेक्शन ना हो, वो वाली यहाँ पे बॉडी नहीं इशू कर सकते उनके अगेंस्ट में। अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो जुडिशियल कैपेसिटी में एक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर अगर उनकी जुडिशियल कैपेसिटी है कि उन्होंने नहीं करना है और तो उनके अगेंस्ट में तुमको ये करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। उसी के साथ साथ यहाँ पर ड्यूटी डिस्क्रिशनरी जहाँ पर हो, मतलब खुद के मन से हो, ये मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। तो अगर ये कर रहा हूं वो नहीं कर रहा हूं तो क्या मेरे अगेंस्ट में मैंडेमस इशू होगा? नहीं, मेरी मर्जी है भैया, डिस्क्रिशनरी पावर है मेरा, ठीक है, तो उसके लिए नहीं कर सकता। उसी के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस एनफोर्स करने के लिए भी यहाँ पर मैंडेमस इशू नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोहिबिशन पर आते हैं। प्रोहिबिशन नाम ही सजेस्ट कर रहा है, प्रोहिबिट करना है, फॉरबिड करना है, प्रिवेंट करना है। नाम आपको ध्यान में रखना है, पी से पी, प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन, मतलब बेसिकली क्या है, प्रिवेंट कर रहा है। क्यों प्रिवेंट कर रहा है, कौन अप्लाई करता है, किसके अगेंस्ट में अप्लाई करता है? तो यहाँ पर हायर कोर्ट जो है उसके द्वारा लगाया जाता है प्रोहिबिशन। ये रिट्स इशू किसके द्वारा की जाती है? हायर कोर्ट के द्वारा की जाती है। किसके अगेंस्ट में की जा सकती है? तो लोअर कोर्ट्स या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में की जा सकती है। अब आपको कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल जो है उसमें भी कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल में डिफरेंस किस तरीके का है? कोर्ट्स मतलब क्या होता है कि सभी तरीके जो क्राइम है वो कवर करता है, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो पर्टिकुलर जिस चीज के लिए उसे बनाया गया है सिर्फ वही जो क्राइम है वो कवर करता है। फॉर से कि अगर ट्रिब्यूनल एक बनाया गया है जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया है उनके लिए, तो वो जो ट्रिब्यूनल है वो सिर्फ वही केसेस देखेगा जहां पर टैक्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हो। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं क्या? नहीं। और इसीलिए उसे क्वासी जुडिशियल जो पावर है वो भी बोला जाता है कि उसके पास क्वासी जुडिशियल पावर है, सेमी जुडिशियल पावर है, ठीक है। लेकिन जो कोर्ट है, जुडिशरी है, उनके पास आप मर्डर के लिए भी जा सकते हो, ऐसे केसेस के लिए भी जा सकते हो, किसी ने जमीन हड़प ली उसके लिए भी जा सकते हो, सभी इसके लिए जा सकते हो। तो ये फर्क है कोर्ट्स में और ट्रिब्यूनल्स में। तो यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है ये हायर कोर्ट के द्वारा इशू किया जा सकता है, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के लिए क्यों किया जा सकता है? यहाँ पर लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल जो है अगर वो यहाँ पर परफॉर्म जो है वो ज्यादा ही अपने जुरिडिक्शन के बाहर कर रहे हो,
इसीलिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो बोल रहा है, या हायर कोर्ट बोल रहा है कि ज्यादा उड़ो मत भाई साहब। मतलब क्या है कि जो लोअर कोर्ट है वो यहाँ पर उसकी ज्यूरिडिक्शन से एक्सीड कर रहे हैं, जितनी उसकी ज्यूरिडिक्शन है एक्सीड ही कर रहे हैं भैया, ज्यादा ही कर रहे हैं। उसी के साथ साथ वो ज्यूरिडिक्शन पर भी वो जा रहे हैं जो पजेस ही नहीं करते हैं। फॉर से एक ट्रिब्यूनल है, ठीक है, एक ट्रिब्यूनल है जो कि सिर्फ इनकम टैक्स से रिलेटेड केसेस के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर वो मर्डर के केसेस भी देख रही हो तो अपनी ज्यूरिडिक्शन के बाहर जा रही है ना, तो उसके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन जो है वो लागू हो सकता है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो प्रोहिबिशन है, जैसा हमने पहले भी देखा है कि हिबियस कॉर्पस जो है प्राइवेट इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट बॉडी हो, सभी के अगेंस्ट में लागू हो सकता है। उसी के साथ साथ हमने जो लास्ट वाला देखा है मैंडेमस, वो सिर्फ जो गवर्नमेंट है उनके मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर जब हम प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो प्रोहिबिशन जो है वो सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो उनके अगेंस्ट में हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में नहीं, लेजिस्लेटिव बॉडीज के अगेंस्ट में नहीं, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में नहीं। तो ये जो पॉइंट है प्रीवियस पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सर्च्योररी। सर्च्योररी मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जो हायर कोर्ट है उसके द्वारा सर्च्योररी इशू किया जा सकता है, रिट इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को। तो फिर यहाँ पर जो पिछला वाला हमने देखा है प्रोहिबिशन और सर्च्योररी, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ऑर्डर अगर गलत हो जाता है, सर्टिफाई कि भैया तुमने ऑर्डर जो दिया है ना ये गलत है, तो सर्टिफिकेशन का यहाँ पर इशू आता है। मतलब प्रोहिबिशन क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब कोई अगर ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे प्रिवेंट किया जा रहा है, भैया पीछे आ जाओ, ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। यहाँ पर ऑर्डर ही गलत दे दिया है, यहाँ पर डिसीजन आ गया है, ऑर्डर ही गलत दे दिया है, तो फिर सर्च्योररी इशू किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जो भी ऑर्डर यहाँ पर लोअर कोर्ट के द्वारा दी गई है उसे स्क्वैश किया जाता है। ये यहाँ पर सर्च्योररी का हमें जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज्यूरिडिक्शन, अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, अगर वो ज्यूरिडिक्शन अपना एक्सेस कर रहा है या फिर लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन हो रहा है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज उसने कर दी है, तो इन तीनों केसेस के बाद सर्च्योररी जो है वो इशू किया जा सकता है लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इशू किया जा सकता है इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ठीक है, अफेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर कोई इंडिविजुअल है उसके राइट्स को अफेक्ट कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट में भी सर्च्योररी इशू किया जा सकता है। देखिए कितना ट्विस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है। मतलब दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दे दिए जाए। पहला स्टेटमेंट दे दिया जाएगा प्रोहिबिशन जो है वो इशू नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत? बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर हमने देखा हुआ है। अगला स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि सर्च्योररी भी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट में इशू नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि यहीं पर हमने देखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो उसके अगेंस्ट में हो सकता है। 1991 के बाद से ये चीज जो है वो शुरू हुई थी, ठीक है, और ये लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल जो है उसके अगेंस्ट में लागू नहीं हो सकता है। तो सर्च्योररी और प्रोहिबिशन जो है उसमें एक तो ये डिफरेंस है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज है उसके अगेंस्ट में सर्च्योररी इशू किया जा सकता है लेकिन प्रोहिबिशन इशू नहीं किया जा सकता है। उसी के साथ साथ जो सर्च्योररी है ये प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। प्रिवेंटिव किस तरीके से? तो अगर कोई अपनी ज्यूरिडिक्शन जो है वो एक्सेस में जा रहा है तो उसे रोक दिया जाए, भैया तुम्हारा जो केस है ना हमको दे दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, ना हो पाएगा तुमसे, ठीक है। और एक बार अगर डिसीजन भी दे दिया, ठीक है, डिसीजन भी अगर दे दिया लोअर कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस ऑर्डर को स्क्वैश कर दिया जा सकता है। मतलब तो प्रिवेंट भी कर सकते हैं, उसी के साथ साथ अगर वो हो गया है, अगर वो निर्णय आ गया है तो उसे क्योर भी किया जा सकता है, क्यूरेटिव, सीसी है ना, सीसी सर्च्योररी क्यूरेटिव, इस तरीके से। लेकिन प्रोहिबिशन वो सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव है, वो क्यूरेटिव है क्या? नहीं, सिर्फ प्रिवेंट कर सकते हैं, वहां पर डिसीजन आने के बाद कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए सर्च्योररी है। अब लास्ट यहाँ पर आता है कोवारंटो। कोवारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी या फिर वारंट। अब देखिए एक आसान एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कॉलेज में एडमिशन ले ली और आप क्लासरूम में जाकर बैठ गए और वहां पर जो टीचर है जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने लीगैलिटी आपकी देखना शुरू कर दी कि भैया आपकी लीगैलिटी बताओ कि आपने एडमिशन जो ली है तो आपके पेपर्स बताओ, ये सारी चीजें बताओ, है ना। तो ये जो पूछताछ करना है, ये जो जानना है, यही है कोवारंटो। अब ये किसके लिए होता है? ये होता है पब्लिक ऑफिसेस के लिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली जो कोर्ट है वो इशू कर सकता है इंक्वायरी करने के लिए लीगैलिटी ऑफ क्लेम किसी इंसान का पब्लिक ऑफिस के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान है, वो अगर क्लेम कर रहा है कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ, अब किसी को डाउट हो गया तो उसने उसके अगेंस्ट में कोवारंटो जो है वो इशू कर दिया।
फिर को-वारंटर जो है वो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है, फिर कोर्ट इशू करने के बाद उसकी लीगैलिटी जो है वो देखती है कि सही में है कि नहीं, भैया फ्रॉड तो नहीं, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये जो रिट्स है ये इशू किया जा सकता है ओनली इन द केस ऑफ सब्सटेंटिव पब्लिक ऑफिस, जो कि परमानेंट कैरेक्टर में हो, जो कि एक स्टैट्यूट के जरिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर हो गए, है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। तो इस तरीके के जो ऑफिसेस है उनके लिए सिर्फ ये जो रिट है इशू की जा सकती है। ऐसा नहीं कि नॉर्मली एक कोई यहाँ पर क्रिएट करके रख दिया और उसकी लीगलिटी हम देख रहे हैं, इसके लिए नहीं होता। उसी के साथ साथ ये मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिसेस के लिए इशू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई एमडी बनकर बैठा हुआ है किसी ऑफिस में, ठीक है, तो उसके नहीं जा सकते, भैया बताओ तुम्हारे क्या लीगल, हाँ उसके अगेंस्ट में नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि जैसे हमने 4 रीड्स देखे हैं, तो अनलाइक दैट 4 रीड्स, ठीक है, अनलाइक दैट 4 रीड्स, ये जो है ये किसी इंटरेस्टेड पर्सन के जरिए भी लाया जा सकता है, नॉट नेसेसरीली अग्रीव्ड पर्सन। नहीं तो बाकी के जो रीड्स है वो कैसे हैं कि अगर मेरे पर बीती है तो मैं यहाँ पर कोर्ट में जाऊंगा, लेकिन ये एक ऐसा रीड है जो कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन हो वो वहां पर जा सकता है और रीड जो है वो गुजारिश कर सकता है कि आप रीड जो है वो इशू करो। तो ये भी एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो आइए यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है स्पॉट दी सीड्स ऑफ ग्रोथ। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट क्वार्टर अगर हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर का, इंडिया की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 23.9 मतलब ऑलमोस्ट 24% से, है ना। ये हम फर्स्ट क्वार्टर की बात कर रहे हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, हम फर्स्ट क्वार्टर की यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो कि 24% से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हुई हमें देखने को मिली। लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो ग्रो हुआ 3.4% से, मतलब जहां पर इकोनॉमी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब क्या है, अलग अलग जो सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी के वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो छोटे छोटे हो रहे हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ पर बड़ा है, वो 3.4% से ग्रो किया है। तब 2 क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होते हैं। कौन से, कि क्या एग्रीकल्चर जो डी ग्रोथ बाकी जगहों पर हो रही है उसको मेकअप कर सकता है, मतलब कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है डी ग्रोथ है, जो स्टील मतलब दूसरी जो इंडस्ट्रीज होगी डी ग्रोथ हो रही है, तो क्या एग्रीकल्चर ये जो सेक्टर है हमारा ये बाकियों को मेकअप कर सकता है कि हाँ भैया वो अगर डी ग्रोथ हो भी रहे तो हम इतना फास्ट ग्रो हो रहे हैं कि इकोनॉमी जो है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये 3.4% से बेटर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसका जवाब जो है वो ऑथर के द्वारा दिया गया है, बिल्कुल हाँ, यहाँ पर जो मेकअप है वो किया जा सकता है। और 3.4% से क्या ज़्यादा ग्रो करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर बोला गया है कि करेगा। क्लियरली एग्रीकल्चर जो है जो कंट्रीब्यूट करता है 15 to 16% ऑफ जीडीपी, ये कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है बाकी सेक्टर्स में उसको सीधा ओवरटर्न तो नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका जीडीपी में अगर हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं तो 15 to 16% है। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि पूरा ओवरटर्न कर देगा, मतलब बाकी सेक्टर जो है वो जा रहे हैं -23, ये आ जाएगा यहाँ पर +23, मतलब यहाँ पर सीधा ग्रोथ जो है वो खतरनाक तरीके से इंडिया की हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन रूरल सेक्टर के साथ मिलकर ये इकोनॉमी को जंप स्टार्ट जो है वो जरूर करा सकता है। तो मतलब काफ़ी पोटेंशियल है एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब शुरुआत अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो प्री ऑक्यूपेशन है विद प्राइजेस एंड मार्केट्स, ये यहाँ पर हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, जिससे कि फार्मर्स है उनके पास इतना सरप्लस रहे, इतना उनको हायर प्राइजेस से गेन मिल जाए कि वो यहाँ पर अच्छे तरीके से और मेहनत से जो एग्रीकल्चर है वो कर सके। अब अगर हम हमारे इंडिया की बात करते हैं तो सिर्फ 44% जो है वो इरीगेशन के अंडर में हमें लैंड जो है वो देखने को मिलती है, इरीगेटेड एरिया जो है वो हमें देखने को मिलता है। और ग्राउंड वाटर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फास्ट डिप्लीट हो रहा है, सॉइल अगर हम देखते हैं तो काफ़ी डिग्रेड हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती ही जा रही है। तो अगर हम एग्रीकल्चर देखते हैं तो एग्रीकल्चर को अगर ग्रोथ दिलानी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर 3.4% से ग्रो हुआ है, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि बाकी अगर हम इकोनॉमी देखते हैं तो पूरी स्टैंड स्टिल थी, सब कुछ बंद था, इंडस्ट्रीज बंद, फैक्ट्रीज बंद, सब बंद था, लेकिन एग्रीकल्चर जो है वो शुरू था, है ना। इसीलिए यहाँ पर एग्रीकल्चर पर इंपैक्ट नहीं पड़ा लॉकडाउन का, जहाँ पर बाकी इकोनॉमी जो है बाकी सेक्टर से उस पर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। मगर अगर हमें एग्रीकल्चर को ग्रो कराना है तो अब सब कुछ खुल चुका है, तो क्या एग्रीकल्चर बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ऐसा भी हम नहीं बोल सकते। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि ये तो नॉर्मली ही फंक्शन कर रहा था ना, जैसे लॉकडाउन लगाया गया है इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो अपना नॉर्मल फंक्शन कर रहा है ना। तो इसलिए सडनली इसमें जंप आ जाए ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मगर हम क्या कर सकते हैं कि अभी जो इकोनॉमी खुल रही है उसके तहत फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं,
उसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर 44% लैंड ही सिप इरिगेटेड इसमें आती है, जो ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी अगर नहीं मिलेगा फार्मर्स को तो वो फंक्शन कैसे करेंगे। मोर एवर 86% जो है हमारे फार्मर्स वो 2 हेक्टर या फिर उससे भी कम ज़मीन में यहाँ पर ग्रो करते हैं। फ्रेगमेंटेड ज़मीन हमें देखने को मिलती है, बहुत बड़ी समस्या है। क्या होता है कि एक फादर है, फादर के पास समझ लीजिए 10 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि जब बच्चे होते हैं, इनको समझ लीजिए 4 बच्चे हुए, तो ये 4 बच्चे जो है उसमें डिवाइड हो गई, फिर उसके बाद इनके 2 बच्चे हैं और ये डिवाइड, तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रेगमेंटेड होते 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 बहुत छोटी छोटी ज़मीन जो है वो बच रही है। तो 86% हमारे जो फार्मर है वो 2 हेक्टर या उससे भी कम में यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है वो कर रहे हैं। 70% जो है प्रोवाइड करते हैं ओनली 4 to 5% ऑफ मार्केटेड सरप्लस व्हीट और राइस में। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े अगर आप मेंस में लिख दो तो फिर ज़बरदस्त आपका एक आंसर जो है वो बन सकता है। हाउएवर एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा कर सकता है अगर हम यहाँ पर जो फोकस है वो अलाइड सेक्टर पर लगाए, लाइफ स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट, इन सब चीज़ों पर लगाए, और उसी के साथ साथ जो नॉन फार्म रूरल इकोनॉमी है उसको बिल्डअप कर दे अलॉन्ग विद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो फिर उसमें काफ़ी बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल सकता है, मतलब हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब सोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं, कुछ 6 सोल्यूशन यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको, एक तो इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये हो जाता है कि आपको पूछा जाएगा कि फार्मर्स की समस्या आप कैसे सुधार सकते हो, या फिर मेंस में आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकता है जिसमें आपको सोल्यूशन अगर आप लिख दोगे तो ज़बरदस्त हो जाएगा। पहला है कि इरिगेशन जो है रीमॉडल करने की ज़रूरत है। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसको एक्सपांड करके। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना मतलब जो बारिश आ रही है उसको सेव करना, उसको प्रिजर्व करना, जिससे कि ग्राउंड वाटर में जाए, फिर ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो इंक्रीज हो जाए। माइक्रो इरिगेशन जो उसको यहाँ पर प्रमोट करना, ठीक है, जिसमें वाटर यूज जो है काफ़ी इफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है उसमें कुछ रेगुलेशंस लेकर आना, तो ये पहली चीज़ हो गई, जिससे कि जो पानी है उसकी समस्याओं को हम यहाँ पर निवारण कर सकते हैं। दूसरा है एरोलॉजिकल फार्मिंग जो है वो यहाँ पर कॉस्ट बचा सकती है, मतलब मोर लेबर एम्प्लॉय करना है एंड सॉइल को रीजनोवेट कर, ठीक है। क्या करना है हमें यहाँ पर एरोलॉजिकल फार्मिंग जो है उसको यहाँ पर ज़्यादा बढ़ावा देना है, ज़्यादा लेबर जो है उनको यहाँ पर एम्प्लॉय कीजिए और सॉइल जो है उसको रीजनोवेट कीजिए। देखिए क्या होता है, नहीं तो फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स ने एक जगह पर सॉइल में कुछ उगाया, उसी पर कंटिन्यूसली चलता रहता है, तो सॉइल जो है वो भी डिग्रेड होती जाती है। कब तक अपनी न्यूट्रिएंट जो है प्रोवाइड करती रहेगी, वो भी डिग्रेड हो जाती है, तो फिर वो इनफर्टाइल हो जाती है। लेकिन अगर हम सॉइल को रीजनोवेट करते हैं, सॉइल को फिर से अच्छा बनाते हैं, सॉइल को फिर से हम रिच बनाते हैं, न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं, तो फिर उस पर हम अच्छी फार्मिंग जो है वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर हीट रेजिस्टेंस क्रॉप जो है उन पर रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। R&D करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर आप देखो क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट बहुत बढ़ रही है। हीट बहुत बढ़ने की वजह से जो क्रॉप्स हीट रेजिस्टेंट नहीं होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम हीट रेजिस्टेंस क्रॉप जो है उन पर रिसर्च करें और उनका बेटर एक्सटेंशन करें तो फिर यहाँ पर बेटर चीज़ें हो सकती है। फोर्थ अगर हम देखते हैं तो मोर एसेंशियल इज इंस्टीट्यूशनल चेंज। हमारे जो फार्मर्स है आर टू स्मॉल कि यहाँ पर इकोनॉमीज जो उसको बढ़ा सके, है ना, क्योंकि मार्केट जो है उनको एक्सप्लॉइट करता है। तो इसीलिए जो स्मॉल होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर और अच्छी तरीके से कोऑपरेटिवली फंक्शन करने का मौका देना चाहिए, जिससे कि वो अच्छी तरीके से फंक्शन कर सके। फिफ्थ अगर हम देखते हैं तो लाइफ स्टॉक, फिशरीज, फॉरेस्ट जो अकाउंट करते हैं 26%, 5.5%, 8.5%, तो यहाँ पर भी उनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और फाइनली अगर हम देखते हैं तो फार्म एंड रूरल नॉन फार्मिंग लिंकेजेस जो है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये जो 6 चीज़ें हैं, 6 सोल्यूशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट है डोंट गिव इट टू द कार्बन गिल्ट। जीएस पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसने पूरी दुनिया को अपने घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन अभी हाल ही में हमें 75th यूएन जनरल असेंबली जो है ये ऑर्गेनाइज की गई फुल्ली वर्चुअल मोड पर पहली बार। और इसमें जो सबसे बड़ा सरप्राइज था वो ये था कि इतने डीमोलराइजिंग टाइम में जो चाइना है उसने कुछ अनाउंस किया, जिससे कि एक खुशी की लहर जो है वो आ गई। चाइना ने क्या अनाउंस किया, चाइना की वजह से खुशी क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी जो है वो अचीव करेंगे बिफोर 2060। कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होता है? नेट जीरो इमिशन। मतलब क्या वो कार्बन इमिट ही नहीं करेंगे, फिर तो इंडस्ट्रीज सब बंद हो जाएगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी, तो फिर कैसे फंक्शन करेंगे चाइना। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज बंद होना या फिर इमिट होना ही नहीं, ये नहीं होता है नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब क्या होता है कि जितना आप बाहर निकाल रहे हो, जितना बाहर छोड़ रहे हो, ठीक है। अब
इसमें से जितना हम छोड़ रहे हैं तो हमारी एनवायरनमेंट की भी कैपेसिटी होती है कि वो एक्सट्रैक्ट कर ले, वो खुद में ले। जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, ओशन हो गया, है ना, ये क्या करते हैं, कार्बन जो है खुद में भी सोख लेते हैं, कुछ में खुद में ले लेते हैं। तो हम अगर ज़्यादा इमिट करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर 2 पेड़ है, ये 2 पेड़ है, ये 2 पेड़ जो है ये 4 यूनिट ऑफ कार्बन जो है ये खुद में सोख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने 10 यूनिट कार्बन इमिट किया इंडस्ट्रीज ने, तो एक्चुअल में इमिट कितना हुआ है, 6 यूनिट, क्योंकि 4 यूनिट तो ले लिया ना इन्होंने। अब यहाँ पर अगर हम करते हैं कि 2 मिला के 4 यूनिट कर रहे हैं, तो है ना, तो यहाँ पर अगर हमने और 3 पेड़ लगा दिए, मतलब टोटल 5 पेड़ हो गए। 5 पेड़ की क्षमता कितनी हो जाएंगी, 10 यूनिट जो है कार्बन वो अपने अंदर सोखने की, और 10 यूनिट हम इमिट कर रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल में बाहर कितना निकल रहा है, 0। एक्चुअल में बाहर कितना निकल रहा है, 0। तो ये होता है नेट जीरो इमिशन, मतलब उतना ही हम इमिट करेंगे जितना हमारा एनवायरमेंट जो है वो सोख सकता है, ठीक है। तो ये 2060 के पहले जो है वो कर लेगा, ऐसा बोला जा रहा है। पोस्ट चाइनाज अनाउंसमेंट इंडिया ग्लोबल एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो अब यहाँ पर स्क्रूटिनाइज की जा रही है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या होगी, है ना। पेरिस क्लाइमेट अगर अग्रीमेंट दिखता है जिसमें से यूएसए जो है बाहर निकल गया था, लेकिन फिर से वो आने वाला है उसमें। अब देखिए चाइना ने कमिटमेंट तो दी है, लेकिन यहाँ पर मतलब बेसिक मोटिव क्या है कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको यहाँ पर कम करना है ना। इंडिया जो है वो यहाँ पर 4th लार्जेस्ट इमिटर है अगर हम देखें तो, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में यूएसए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। अब चाइना ने भले ही कितना भी कर दिया हो, लेकिन फिर भी हाईली इनसफिशिएंट कैटेगरी में हो हमें देखने को मिलता है कि भैया वो तुम बोलते हो, बोल बचन कर रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे हो, ठीक है। बच्चन इंडिया में है लेकिन बोल बच्चन कर रहे हो तुम चाइना में, ये गलत है। इंडिया जो है इतना बड़ा इमिटर रहने के बाद भी वो जो भी अपनी कमिटमेंट्स है उसके सिंक के साथ है, जो भी है वो टारगेट वो अचीव करता है। इंडिया और चाइना का पाथ जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर दोनों कंट्रीज आप देखो, दोनों कंट्रीज जो है वो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ करना चाह रही है, और अगर वो जो इमिशन है वो कम करने के पीछे जाती है, मतलब इंडस्ट्रीज को कम करना पड़ेगा, नॉर्म्स को बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना। अब डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है इंडिया में ये अभी भी अर्ली स्टेज पर है, जिससे कि अगर हम कुछ ऐसे वैसे चीज़ करते हैं तो हमारी इकोनॉमी हैम्पर हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें जो कंजम्पशन है उसको यहाँ पर प्रॉपरली इक्वेट करना पड़ेगा, ग्रोथ को ना कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए। जो चाइना है वो यहाँ पर कंजम्पशन जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा कर ही रहा है ना, और उसी के साथ साथ जो अपनी कमिटमेंट देता है वो करता भी नहीं है पूरे। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे अलग अलग सेक्टर्स है जिसमें काम किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर अगर हम देखते हैं तो वो हम यहाँ पर उस पर काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, फ्यूल बेस्ड व्हीकल के बजाय अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चले जाए, है ना, इलेक्ट्रिफिकेशन जो है, लो टेम्परेचर हीटिंग एप्लीकेशन जो है इंडस्ट्रीज में उस पर चले जाए, फॉसिल फ्यूल जो है उनका इस्तेमाल करें, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनका इस्तेमाल करें। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी जो कोल बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनको हम रिप्लेस कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, तो वहाँ पर अच्छा खासा चीज़ हो सकती है। अनदर एरिया जो यहाँ पर आता है वो है अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री जो है उनको कंपेंसेट करना, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन जो है, क्योंकि 2 चीज़ें हम कर सकते हैं। हमें नेट जीरो करना है, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था, इसमें हम 2 चीज़ें कर सकते हैं, है ना। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या कर सकते हैं, एक तो अगर हमारे पास 2 पेड़ है तो वो कितना सोख सकता है, 4 यूनिट। तो हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज जो है 10 यूनिट जो इमिट कर रही है उनको हम कम कर दे, रिड्यूस कर दे 4 यूनिट पर, है ना। या फिर हम पेड़ बढ़ाएं। तो पहली चीज़ तो हमने देखी कि इसको कम करना है, इसको कैसे कम करना है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रिप्लेस करके, नई टेक्नोलॉजीज के साथ रिप्लेस करके इसको कम करो, या तो इसको फॉरेस्ट्री जो है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो फॉरेस्ट्री को बढ़ाना, ये हमें दूसरा एरिया देखने को मिलता है। रैपिड अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फॉरेस्टेशन जो है उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तब जाकर हम यहाँ पर प्रॉपर चीज़ें जो है वो कर सकते हैं। फॉरेस्ट को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया जो है मस्ट इनिशिएट नैरेटिव एंड डिस्कस डायलॉग विद फोकसेस ऑन ईच कंट्री, जो यहाँ पर कमिटमेंट ले, जो कार्बन ट्रेजेक्ट्री है पेरिस एग्रीमेंट की तरफ ले जाने के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर दिल्ली का जो एयर है। अब देखिए दिल्ली एयर पर कई बार हमने डिस्कशन किया हुआ है, कई बार हमने देखा हुआ है कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन इतना क्यों होता है, विंटर में हमें क्यों देखने को मिलता है, कई बार डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो ऑथर है इन्होंने ये सारी चीज़ें की ही, और यहाँ पर 2 ऑप्शन जो है वो दिए हैं कैसे हम अचीव कर सकते हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि क्लीन एयर टैक्स जो है वो कलेक्ट करो, मतलब आपको जो भी क्लीन एयर सेस, सरचार्ज, टैक्स जो भी लगाना हो वो आप लो, और फिर वो फार्मर्स को पे करो कि आप स्टबल बर्निंग जो है वो ना करो, ठीक है, वो जो स्टबल है उसको आप प्रॉपर्ली डिस्पोज करो।
दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने आना चाहिए, या फिर मतलब ये अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आना चाहिए, क्योंकि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, वो यहाँ पर फार्मर्स को डायरेक्टली पैसा देगी कि आप स्टबल जो है उसको सही तरीके से ठिकाने पे लगाओ। ठीक है, तो ये दो हमें दिए गए हैं ऑप्शन, तो ये भी आप आपके आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है देयर लॉर्डशिप एंड मास्टर्स, ये हमारे जुडिशरी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए, जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये यहाँ पर ऑथर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए अगर जो भी जुडिशरी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, बार्बरिज्म बोला जा रहा है, जो भी चीज़ें बोली जा रही है ये ऑथर के द्वारा बोली गई है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको नरेट कर रहा हूँ। तो ये हमारे जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम देखें तो हमें डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म मतलब पता है। डेमोक्रेटिक बार्बरिज्म मतलब क्या होता है कि बार्बरिज्म मतलब क्या है कि आप बहुत ही रूड, है ना, रूड से भी बहुत खतरनाक होता है वो, तो उस तरीके से आप बर्ताव कर रहे हो, तो डेमोक्रेसी का उस तरीके का हाल हो गया है। तो और यहाँ पर बोला गया है जुडिशियल बार्बरिज्म, मतलब यहाँ पर क्या है, ऑथोरिटेटिव यहाँ पर चीज़ें जो है हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे क्यों ऐसा जुडिशियल बार्बरिज्म बोला जा रहा है, आर्बिट्रीनेस जो होती है जुडिशियल डिसीजन मेकिंग में, कि मतलब यहाँ पर किसी की नहीं सुनेंगे, हम हमारे हिसाब से करेंगे, इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अप्लीकेशन जो ऑफ लॉ ये यहाँ पर सो डिपेंडेंट हो जाता है आर्बिट्री विम्स पर इंडिविजुअल जजेस के, कि फिर यहाँ पर जो हमारा रूल ऑफ लॉ है यही काम नहीं करता है। मतलब कि एक इंडिविजुअल जज जो है वो अपने हिसाब से इतना ज़्यादा आर्बिट्री डिसीजंस लेंगे, अपने हिसाब से इतना ज़्यादा खुद डिसीजन लेंगे कि फिर रूल ऑफ लॉ जो है वो कोई फंक्शन ही नहीं करेगा, है ना। लॉ जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा फॉर ऑपरेशन। ये जो है इसका मतलब है वीक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज, क्योंकि जब भी अगर जुडिशरी जो न्यायपालिका है, जो न्याय देने का काम करती है, वो अगर अपनी मनमानी करे, वो अगर खुद के हिसाब से काम करे, वो अगर लॉ के हिसाब से काम ना करे, खुद के अकॉर्डिंग काम करे, तो फिर सिविल लिबर्टीज जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगी। जो जनता का अधिकार है, जो फ्रीडम है, वो काफ़ी वीक हो जाएगा। कोर्ट जो है वो एक्सेसिव कंसर्न विद इट्स वर्जन ऑफ लीज मैजेस्टी, मतलब क्या है कि क्रिटिसाइज करना, जो भी क्रिटिसाइज मतलब थोड़ा सा कुछ अगेंस्ट में बोल दी जुडिशरी के, तो सीधा यहाँ पर कंटेम्प्ट जो है वो लगा दिया जाता है ना। मतलब जो एक मैजेस्टी है वो सिक्योर्ड क्रेडिबिलिटी से नहीं है, बल्कि पावर ऑफ कंटेम्प्ट से है। मतलब होता है ना कि समझ लीजिए कि एक कोई इंसान है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ रही है, ठीक है, करनी पड़ रही है, और रिस्पेक्ट अपने आप आ रही है, इन दोनों में फ़र्क है। रिस्पेक्ट आती है जब क्रेडिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें उसके पास से हमें मिले, है ना। अगर क्रेडिबिलिटी हो कि नहीं न्यायपालिका बहुत अच्छी है, न्याय मिलेगा ही मिलेगा, तो अपने आप मैजेस्टी आ जाएगी, अपने आप रिस्पेक्ट आ जाएगी। लेकिन अगर ये डर से कि अगर हमने रिस्पेक्ट नहीं की तो फिर हो सकता है कि हमें थप्पड़ पड़े, हो सकता है कि हमें जूते पड़े, तो फिर वो रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती करना हो जाता है ना। तो वो हमें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब सिम्टम्स क्या है जुडिशियल बार्बरिज्म के? कोर्ट जो है रिफ्यूज टू डू टाइमली हियरिंग्स, जो भी केसेस होते हैं टाइमली नहीं देखना। इलेक्ट्रल बॉन्ड केस जो है वो हमें देखने को मिलता है एग्जाम्पल, है ना। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो बेल है सीक्रेट तरीके से, मतलब यहाँ पर क्या है कि बेल जो है वो अपने हिसाब से देना, अपने हिसाब से ना देना, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब अगर आप देखोगे तो कोई भी सीक्रेट नहीं है दैट द रूल्स फॉर ग्रांट और डिनायल ऑफ बेल बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड करस्पॉन्डिंग बाय सेवरल हाई कोर्ट्स रीच न्यू लेवल ऑफ आर्बिट्रीनेस, मतलब खुद के हिसाब से ही यहाँ पर हो रहा है। अगर हमें लग रहा है मतलब दोनों यहाँ पर सेम है, ठीक है, दो जर्नलिस्ट को यहाँ पर अगर अरेस्ट किया गया है तो एक जर्नलिस्ट, दोनों जर्नलिस्ट ने अगर बोला है मुझे बेल चाहिए, तो एक को दी जा रही है, एक को नहीं दी जा रही है, क्या कारण है ना। तो ये यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो बेसिकली इसमें भी आर्टिकल 32 जो है उसका ही जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि हमने फर्स्ट आर्टिकल में देखा था। आपको आर्टिकल 32 जो है अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वही यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है सारी चीज़ें। तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी ही चीज़ें। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।